दोस्तों को मेरा सलाम पहुँचे। मैं हूँ वाहिद नसीम, आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम फोर्थ व्यू। आज हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी जी की मास्को यात्रा के ऊपर, क्या वहाँ होने की संभावना है, यानी व्लादिमीर पुतिन और मिस्टर प्राइम मिनिस्टर की जो मीटिंग होने वाली है उससे क्या नतीजे हासिल किए जाएंगे या किए जा सकते हैं, इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। और दूसरा मुद्दा होगा फ़िलिस्तीन, गाज़ा, इजराइल, यानी इन दोनों से इंटरकनेक्टेड जो भी जियो पॉलिटिक्स में हलचल है उस पर थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। प्रोग्राम को थोड़ा छोटा ही रखेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं, इस वक्त जो हमारे मिस्टर प्राइम मिनिस्टर हैं वो पहुंचे हुए हैं मास्को और उन्होंने अपनी मुलाकातें शुरू कर दी हैं। दोस्तों, दुनिया में पूरी दुनिया की नज़र इस वक्त शायद इस मुलाकात पर है, चूँकि अगर मैं ये कहूँ कि रशिया के एक्सपर्ट द्वारा ये बात कही जा रही है कि इस वक्त मिस्टर प्राइम मिनिस्टर यानी नरेंद्र मोदी जो इस वक्त मास्को में हैं, वो ऐसे मौके पर उनका एक साहसिक कदम है जब पूरी तरह से पश्चिमी जगत भारत को लेकर बिल्कुल मतलब अपने उरूज पर है, अपनी रणनीति को लेकर, अपनी पॉलिसी को लेकर काफ़ी एग्रेसिव है और किसी भी सूरत में भारत को छोड़ना नहीं चाहता। मगर भारत की अगर हम एक्सपर्ट्स की बात करें तो ये बातें हमारे सामने आएंगी कि क्या मोदी जी जो हैं वो जो पहुँचे हैं वो पश्चिमी जगत को और मिस्टर व्लादिमीर पुतिन को एक साथ साध कर बीच का कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मेरा बिल्कुल जो एनालाइजेशन कहता है मैं उस पर बात करूंगा। दुनिया के एक्सपर्ट क्या कहते हैं मुझे इससे ज़्यादा सरोकार नहीं है। मेरी ओपिनियन ये है कि ये जो दौर इस वक्त भारत के लिए था ये काफ़ी क्रूशियल था, क्योंकि इजराइल के अखबारों द्वारा ये बात गाहे बगाहे जाहिर करना कि भारत की जो हथियारों की आपूर्ति है वो इजराइल को होना शुरू हो गई है, जिसका इस्तेमाल जो है इजराइल कर रहा है। वो भले ही हो सकता है कि इजराइल के साथ जॉइंटली प्रोडक्शन में बनाए जा रहे हों या जो भी मसला हो, मगर खुद जो है इस बात को लीकेज करने वाले इजराइल के अखबार हैं। ऐसी सूरत में जब ये खबरें इजरायली अखबारों में आती हैं तो ईरान जो भारत का एक अच्छा दोस्त रहा है और आगे की दोस्ती की संभावनाएं हैं, वो इस बात को लेकर काफ़ी चिंतित है कि क्या भारत सचमुच इजराइल को बड़ी हेल्प करने की प्लानिंग कर रहा है। क्या ईरान के बगैर व्लादिमीर पुतिन का मिशन पूरा हो सकता है। ये तमाम बातें उलझ गई हैं। अब इन्हें थोड़ा सा सुलझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर हम देखते हैं कि ये लगातार मेरे ख्याल से पिछली बार एससीओ में ही व्लादिमीर पुतिन के साथ मीटिंग हुई थी, मगर इस बार एससीओ की मीटिंग में जो है वो मोदी जी नहीं गए हैं। अलबत्ता ये जो शिखर सम्मेलन रशिया का और चाइना का इंडिविजुअल है, ये मुलाकात काफ़ी अच्छे तरीके से व्लादिमीर पुतिन की तरफ से कंडक्ट की जाएगी, और ये क्यों की जाएगी इसके कारणों पर बात कर लेते हैं। बहुत वाज़ेह कारण है कि जियो पॉलिटिक्स में कभी भी किसी नेता को, किसी इंडिविजुअल लीडर को कंसिडर तो किया जाता है मगर उसको आखिरी नहीं माना जाता। यानी ना तो उसकी दोस्ती कोई मायने रखती है, ना उसकी कोई दुश्मनी निजी मायने रखती है। निजी जो होता है वो इंडिविजुअली किसी राष्ट्र को जब कोई रिप्रेजेंट करता है तो पूरे राष्ट्र के जियो पॉलिटिकल लोकेशन, और जो जियो पॉलिटिकल हलचल, ऊपर से जो इंटरनेशनल व्यापार, तमाम चीज़ों को दिमाग में रखा जाता है और फिर किसी देश के राष्ट्र अध्यक्ष से बात की जाती है। और राष्ट्र अध्यक्ष से जब बात की जाती है तो वो एक राष्ट्र के तौर पर की जाती है, न कि किसी इंडिविजुअल पर्सनालिटी के तौर पर की जाती है। इंडिविजुअल पर्सनालिटी काउंट होती है कि वो कितना डील को आगे लेके जाता है, कितना बैकआउट आता है और कहाँ पर वो चलता है। मगर जो लोकेशन होती है और जो पीपल्स होते हैं और जो वहाँ के एसेट और अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, ये तमाम जो सुरक्षा के मामले होते हैं, ये हमेशा अपनी जगह पर बने रहते हैं। राष्ट्र अध्यक्ष आते जाते रहते हैं। ये तमाम चीज़ें अदलती बदलती है। जैसे अभी फ्रांस में जो है लेफ्ट के जीतने से वहाँ के जो इजरायली अखबार हैं वो लिखने लगे हैं कि वहाँ लेबर पार्टी के लोग कह रहे हैं यहूदियों को कि अब यहाँ से निकलने की कोशिश करें और इजराइल की तरफ निकल जाएं। तो कुल मिलाकर जो
सत्ताएं बदलती हैं वहाँ इंटरनल जो देश की पॉलिसी है उसमें काफ़ी प्रभाव पड़ता है, मगर जो एक्सटर्नल पॉलिसी होती है उसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर जो है वो व्लादिमीर पुतिन के साथ मीटिंग करेंगे और मैं ये मानता हूँ कि व्लादिमीर पुतिन की तरफ से बड़े ऑफ़र दिए जाएंगे मोदी जी के लिए। और सबसे बड़ा ऑफ़र इनमें मुझे लगता है ये हो सकता है कि जो चाइना ने डेवलप किए थे श्रीलंका में, साउथ सी की अगर हम बात करें और इस पूरे इलाके की रीजन की, जहां पर भारत ने क्वाड में मेंबरशिप ली थी, जिसे बाकायदा एक रणनीतिक पार्टनर बनाया था अमेरिका ने, क्वाड की को जो है साउथ चाइना सी तक जो है वो उसको ले जाया भी गया और एक्टिवनेस भी रही और भारत के साथ इसी तमाम इलाके को ध्यान में रखते हुए बैका एग्रीमेंट किया गया। अब मसला ये है कि क्या वो तमाम एग्रीमेंट्स जो हमने पश्चिमी जगत के साथ किए हैं और उनके हितों के साथ अपने हितों को मैच करते हुए किए थे, अब क्या उनको मोदी जी टेबल पर बैठते ही रिजेक्ट कर देंगे? क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, हमारा व्यापार, हमारा आर्थिक जो निज़ाम है, हमारा ट्रेड डेफिसिट है, ये तमाम पश्चिम के साथ भी बहुत बड़ा है। और ये बढ़ा कब से है? ये बढ़ा है 90 के बाद। वजह थी कि जब यूएसएसआर टूटकर बिखर गया तो भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना था, अपने रिश्तों को आगे बढ़ाना था। उसी के तहत नरसिम्हा राव ने इजराइल के साथ भी अपने दोस्ती को बढ़ाना शुरू किया था, जिसे बाद में भारतीय जनता पार्टी ने भी कैरी ऑन किया। यहाँ मसला था कि यूएसएसआर जो है, लगता था कि वो अब कभी भी रिवाइज नहीं कर पाएगा। ये आकलन था उस वक्त शायद जो है एक्सपर्ट्स का, या फिर राष्ट्र के जो अपने अपने जो कार्यकर्ता होते हैं या जिम्मेदारान होते हैं, वो उनके हितों को देखते हुए इस तरफ बढ़े थे। तो अचानक ये इतनी लंबी सब यात्रा तय करने के बाद आज पुतिन को उनके ऑफ़र, क्योंकि वो ऑफ़र क्या देंगे? श्रीलंका में जो एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया था, पुतिन जो है वो ऑफ़र करेंगे कि चाइना वो हमें हैंड ओवर कर देगा, यानी ज्वाइंटली भारत और रशिया उसका ऑपरेशन करेंगे। और यहाँ से जो एक ख़तरा भारत को चाइना की तरफ से लगा हुआ है, तो श्रीलंका में रशिया और चाइना की मौजूदगी से वो ख़तरा कम हो जाएगा। इससे चाइना के साथ रिश्तों में बेहतरी आने की संभावना बनेगी। तो ये एक लालच है। दूसरी बात, जो चाइना मालदीव में दखलंदाजी कर रहा है, अगर ये बात ऑफर मानी जाती है तो फिर भारत के हितों को ध्यान में रखकर ही मालदीव को भी कंसिडर किया जाएगा, जिसमें व्लादिमीर पुतिन जो है निश्चित रूप से ऑफर करेगा साथ देने का। अब ये तमाम सूरत हाल, जबकि गल्फ़ की ज़रूरत है और अपने वजूद को बचाए रखने के लिए जो बड़ी मुश्किल से जो है वो व्लादिमीर पुतिन ने अपने आप को खड़ा किया, देश को खड़ा किया, उसके बाद सुपर पावर साबित किया और पश्चिमी जगत के तमाम हथियारों सहित उनकी तमाम रणनीति को ध्वस्त करके घुटने के नीचे दबा कर बैठ गया है। ऐसी सूरत में भारत क्यों रशिया के लिए महत्वपूर्ण है? क्या सिर्फ जो है जो व्यापार हो रहा है वो इसलिए महत्वपूर्ण है? मुझे नहीं लगता कि इसलिए महत्वपूर्ण है। अलबत्ता मुझे लगता है कि इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि चाइना के साथ फ्रंट पे जो लगने वाली सीमाएं हैं, लंबे तौर पर जो रशियन फेडरेशन के साथ में चाइना की बहुत लंबी सीमाएं लगती है। और ऐसे में टू फ्रंट, यानी कभी भी अगर, जैसे मैंने कहा कि राष्ट्राध्यक्ष बदलने से बहुत ज़्यादा तो फ़र्क नहीं पड़ता, मगर इंटरनल पॉलिसी में कभी कभी बहुत फ़र्क पड़ जाता है। और ऐसे में 2 साल, 10 साल, 20 साल या 30 साल के बाद कभी भी अगर चाइना में कोई ऐसी पार्टी आती है या ऐसी कोई लीडरशिप आती है जो रशिया के ख़िलाफ़, क्योंकि चाइना बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, उसने ख़तरनाक हथियार बना लिए हैं, अमेरिका से बहुत आगे निकलता जा रहा है चाइना। ऐसी सूरत में वो जो आज अमेरिका से आगे निकल रहा है, कल रशिया से भी आगे निकलने की कोशिश करेगा और थ्रेट करेगा। ऐसी सूरत में भारत की लोकेशन रशिया के लिए अति महत्वपूर्ण है। वो इस लोकेशन को हर कीमत पे अपने साथ रखने की कोशिश करेगा, तब भी जब मौजूदा सरकार बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट, या मौजूदा सरकार नहीं, मैं कहूँगा भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस ने भी जिस तरीके से कांग्रेस की सरकारों ने बाकायदा पश्चिम के साथ अपने जो रिश्ते हैं वो बढ़ाए और ताल्लुकात किए, ट्रीटियाँ की, सफारतखाने खोले, ये तमाम चीज़ें जो है वो बीजेपी और कांग्रेस एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं। और अगर
आने वाले दिनों में कोई ऐसी सिचुएशन बदलती है कि कोई ऐसी लीडरशिप आ जाए या फिर ऐसी कोई विचारधारा, जनता की सोच डेवलप होने लगे, इन्हें पता चल जाए कि हमने क्या खोया, क्या पाया और किन के साथ हमारे ज़्यादा हित हैं, ऐसे में जनता के दबाव में अगर कोई राजनीतिक बदलाव भारत में आता है तो ऐसी उम्मीद पर व्लादिमीर पुतिन या रशियन डिप्लोमेसी अपना काम करेगी और भारत को अपने साथ रखने की तमाम कोशिशें करेगी। जबकि मैं बता चुका हूं कि सूरत हाल ये है कि जो खुद इजरायली अखबार लिख रहे हैं कि भारत जो है वो साथ दे रहा है, और आज की खबर यह है कि ईरान के अपने अखबारों ने भारत की इस गतिविधि को लेकर चिंता जाहिर की है। और ईरान इस वक्त चाइना और रशिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लोकेशन है, यानी वो भारत, और अगर ईरान में से किसी को चुनना पड़े तो निश्चित रूप से इस वक्त वो ईरान को ही चुनेंगे, क्योंकि पूरे गल्फ़ और गल्फ़ के बाज़ार और तेल की मंडी और दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं और आगे आने वाले जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के जो नताइज हैं उनको ध्यान में रखते हुए ईरान को किनारे करने का मुझे नहीं लगता कि कोई भी सूरत हाल रशिया और चाइना के सामने मौजूद है। अलबत्ता ये हमें समझना पड़ेगा कि भारत के हित रशिया के साथ क्यों ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये भी मैं आपको समझाता चलूँ। दोस्तों, हंगरी का जो राष्ट्रपति है विक्टर ऑर्बन ने रशिया की यात्रा की, यूक्रेन में जेलेंस्की के साथ मुलाकात की, और उसके बाद अब ताज़ा बयान ये देता है विक्टर ऑर्बन कि रशिया को कभी भी हराया नहीं जा सकता। उसकी वजह यह है कि अगर आप लोग तमाम, यानी वो नाटो का मेंबर है, नाटो का मेंबर ये है कि नाटो खुद टूटने के लिए एक तरह से हंगरी टूट कर रशिया के साथ गोद में जाते हुए नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ जो है तुर्की नाटो का मेंबर है, वो पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि वो किसी तरीके से नाटो को भी छोड़े और रशिया के साथ मिलकर आगे का व्यापार आगे बढ़ाए और अपनी अर्थव्यवस्था को, अपनी सुरक्षा को जो है मजबूत करने की कोशिश करे। ऐसी सूरत में जो फ्रांस में अगर लेफ्ट पार्टी आती है और अगर वो ज़ायनिस्टों के खिलाफ हो जाती है तो फिर ये दिखाई देता है कि ये भी देश जो है आपको बहुत जल्दी रशिया के साथ कोalition करते हुए नजर आएगा। तो कुल मिला के नाटो की रीढ़ टूट जाएगी, उसके बाद नाटो के पास कुछ बचेगा नहीं। अगर अमेरिका के अंदर जो ट्रंप जीत कर आ जाता है तो वो अमेरिका फर्स्ट की नीति के तहत वो दुनिया भर से अपनी फौजों को हटाने की कोशिश करेगा, खुद नाटो में से निकलने की कोशिश करेगा, जो कि निकल ही जाएगा। ऐसी सूरत में नाटो का और पश्चिमी गठबंधन का और इजराइल का कोई वजूद नहीं बचेगा। ऐसी सूरत में अगर व्लादिमीर पुतिन के ऑफर्स को ठुकराया जाता है तो भारत को लॉन्ग टर्म में भारी नुकसान होने की संभावना है। अलबत्ता ये मैं अपना एक ओपिनियन दे रहा हूँ, सरकारों का अपना काम है, देशों का अपना काम है, पार्टियों का अपना नज़रिया है। अब चूंकि मैं इस पर डाउट क्यों कर रहा हूँ उसकी वजह बताता हूँ। एक्चुअली मीडिया बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश करेगा, व्लादिमीर पुतिन और उनके इस्टेब्लिशमेंट भी मोदी जी की काफ़ी तारीफ़ करेंगे, मोदी जी खुद भी तारीफ़ कर चुके हैं और बड़े गर्मजोशी के साथ ये मुलाकात होने वाली है, बातचीत होने वाली है। मगर यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात, एक बाधा आकर खड़ी हो जाएगी और बाधा बड़ी ख़तरनाक है, और बाधा ये है वो इंटरनल पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ रखती है। क्या ताल्लुक़ रखती है दोस्तों? इंटरनल पॉलिटिक्स में अगर मैं ये देखूं कि आरएसएस की पिछले तकरीबन 50 साल की लंबी रणनीति और लंबी सोच और लंबी चाहत ये है कि वो किसी भी तरीके से इजरायली पॉलिसी, इजरायली थ्योरी को और इजराइल के साथ अपने कोलिशन को मजबूती से बढ़ाता चला जाए और वो उससे एक कदम भी पीछे ना हटे। ऐसी सूरत में अगर व्लादिमीर पुतिन की बातों को, यानी कि अब इस खेमे में जुड़ने की कोशिश करते हैं मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, तो उन्हें आरएसएस को दरकिनार करना होगा, उनकी सोच को दरकिनार करना होगा। यानी ये हमें दिखाई देने लगेगा कि अगर लौटने के बाद, देखिए ज़बान पे क्या होता है, कागज़ पे क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा मैं इसको कंसिडर नहीं करता हूँ, मगर आचरण में क्या दिखेगा। अगर व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं कि उनके साथ भारत जो है अग्रणी अर्थव्यवस्था बने, आगे लड़े और तमाम उनके एक मतलब दाएं हाथ की तरह भारत अगर काम करे और मोदी जी अगर इस पर सहमत होते हैं तो फिर आरएसएस के बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। क्योंकि या तो फिर कुछ सालों के लिए जब तक मोदी जी हैं तब तक आरएसएस को खामोश बैठना पड़ेगा, या फिर
मोदी जी अगर आरएसएस से डरते हैं तो उन्हें किसी भी कीमत पे रशिया की सारी बातों को मानने से इनकार करना पड़ेगा और अपने हितों को इजराइल के साथ ही जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे बच्चे के कान में फीडिंग करके इजराइल को एक ताकतवर देश बताने की कोशिश आरएसएस ने पिछले 50 साल में गांव-गांव जाकर की है, और वो एक आइडियोलॉजी और एक मॉडल के तौर पर जो है पेश किया गया है। जो लोग इस वक्त अपनी वोटों से सत्ता को जिता रहे हैं वो सब उसी सोच के लोग हैं। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि वहाँ की लिपिड ये पार्टी जो है यायावर जो है, यायर लिपिड जो है वो वाजे कर चुका है, कल भी आज भी वाजे कर चुका है कि हमारी फ़ौज को लंबी लड़ाई के लिए तैयार ही नहीं किया गया है। हम हमास नहीं हिजबुल्लाह से लड़ ही नहीं सकते, अब इससे ज़्यादा हमारी फ़ौजें लड़ने में सक्षम नहीं हैं। दुनिया हमें हथियार दे रही है, दुनिया के हथियार हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हम सच्चाई ये है कि कुल मिलाकर अगर हम देखें कि औरतों को, बच्चों को और घरों को तोड़ने के अलावा अभी तक 30,000, मात्र 30,000 हमास के लड़ाकों को न्यूट्रलाइज करने में पूरी तरह विफल रहा है इजराइल, और हमास की थ्रेट से डरा हुआ है, क्योंकि कल भी एक बहुत मुख्य एयरपोर्ट पूरी तरह से नस्तो नाबूद कर दिया हिजबुल्लाह ने, और ना इजराइल उनके जो वार था उसको रोक पाया, ना उनके मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर पाया, ना एयर डिफेंस सिस्टम ने काम किया। ये बात वाजे हो चुकी है। अब इजराइलियों ने ये सोचना शुरू कर दिया है कि फ़िलिस्तीन की ज़मीन हमारी नहीं है। ये नई सोच आम जो है इजरायली की पैदा हो चुकी है। तेल अवीव की गलियों को, सड़कों को प्रदर्शन करके लोगों ने रोक रखा है। गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है। इजराइल की स्थिति ये है कि नेतन्याहू के उनने जो केस को लिंगर करने की बात की थी, टालने की बात की थी, अपने ऊपर जो भ्रष्टाचार के मुकदमे थे उसे कोर्ट ने मना कर दिया है, यानी इनको नहीं टाला जा सकता। और जब ये खबर आई तो नेतन्याहू ने जो कल तक समझौते की आप बात कर रहे थे कि हमास ने लचीलापन दिखाया है, अब इजराइल इस समझौते को आगे बढ़ाएगा, तो आज नेतन्याहू ने अपने भ्रष्टाचार, अपने मुकदमे, अपनी फांसी की वजह से ये एक नया बयान दे दिया है कि हमें इस समझौते के तहत हमास के साथ यानी वहाँ पर लड़ने की, पूरी उन्हें ख़त्म करने की आज़ादी मिलनी चाहिए। यानी समझौता पीस का कर लो, मगर हम लड़ते रहेंगे और हमें लड़ने की इजाज़त आप इस समझौते में देंगे। निहायत अहमकाना, बेवकूफ़ी भरी बात जो है नेतन्याहू ने की है। इसका मतलब साफ है कि डील अभी सिरे चढ़ने की गुंजाइश नहीं है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि जो इस वक्त इजराइल में चल रहा है वो क्यों उसे लंबे की बात करें, जो कि लंबा खींचने की किसको ज़रूरत है? क्या नेतन्याहू को ज़रूरत है? नेतन्याहू को सिर्फ इतनी ज़रूरत हो सकती है कि उसके ऊपर मुकदमे चलेंगे, भ्रष्टाचार की सत्ता से जाएगा। सिर्फ इतनी बात नहीं हो सकती है, क्योंकि बेसिकली एक पूरा जो प्लान हमने बताया था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का, जो तैयार किया गया था, इजराइल को बाकायदा जिस मकसद के तहत वहाँ पर बिठाया गया था, वो मकसद जो है मेरे ख्याल से इस वक्त सीधे चढ़ते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। एक बात मैं और इस प्रोग्राम में आपको वाज़े करता चलता हूँ। अगर किसी को ये गलत फहमी है कि मुस्लिम जगत जो है, ख़ास तौर से अरब देश, अगर 57 देश, 58 देश या 50 देश की बातें की जाती है, किसी ने भी किसी तरह की कोई मदद ईरान को छोड़कर, अगर किसी ने भी किसी तरह की कोई मदद हिजबुल्लाह या हमास को की है, बिल्कुल नहीं की है। बल्कि ये सभी देश ये चाहते हैं कि इजराइल यहाँ रहे। इजराइल इन्हीं की बदौलत यहाँ पर बसा था। इजराइल के पास वो लोग हैं जो पूरी दुनिया के अंदर, अमेरिका में बैठ के, स्विट्ज़रलैंड में बैठ के, फ्रांस में बैठ के, ब्रिटेन में बैठकर पूरी दुनिया में कारोबार करते हैं, और इन सभी देशों के, मुस्लिम देशों के कारोबार उनके साथ है। यानी इजराइल के साथ उन्हें कारोबार सिर्फ इजराइल को बचाने के लिए, यहूदियत को बचाने के लिए नहीं चाहिए, बल्कि उनकी बड़ी बड़ी कंपनियां, उनकी बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट, उनकी आगे के फ्यूचर के जो उनके प्लानिंग है, वो सब कुछ ख़त्म होती है अगर इजराइल ख़त्म होता है। अलबत्ता फिर वो उन्हें एक कॉमन फनामीना के साथ चलना पड़ेगा, यानी उनको एक कॉमन देश की तरह स्ट्रगल करना पड़ेगा, जहां पर बायलैटरल डील होगी। अगर इजराइल उनके साथ है तो इसका मतलब ब्रिटेन, अमेरिका, जैसे मैंने कल बताया था कि हर बड़ी देश की, हर बड़ी ताकत के पीछे एक यहूदी है। तो वो बेसिकली वो जो खेल है, वही उस खेल को आगे बढ़ाने के लिए आगे भी इस तरह की कोई उम्मीद रखने की ज़रूरत नहीं है कि कोई मुस्लिम कंट्री जाएगा या मुस्लिम कंट्री को वो थ्रेट देता था। ये सब एक नौटंकी थी, जो नौटंकी मेरे ख्याल से एक्सपोज हो
चुकी है। मगर एक बात इसमें जो समझ रहे हैं कि आप हमास या फिर हिजबुल्लाह या फिर ईरान या फिर हूतीज़, ये सब कुछ जो है एक लंबे समय से जब ये प्लान किया जा रहा था कि यूक्रेन में जाके घेरा जाएगा, एक बार फिर यूएसएसआर तोड़ने के बाद रूस को भी ख़त्म किया जाएगा, उसके काउंटर में इस पूरी पॉलिसी को तैयार किया, बड़े कायदे से तैयार किया। तुर्की के पास भी जो एक्शन प्लान मौजूद है वो भी रशिया के साथ मिलकर है। अगर आपको कोई गलतफहमी हो कि इस इलाके में जो कुर्द हैं और जो ईरान का हिस्सा भी मांगते हैं, जो इराक के भी 2 टुकड़े करना चाहते हैं, जो तुर्की का हिस्सा भी मांगते हैं, जो सीरिया में भी जो है थोड़ा सा अपना स्टेक रखने की बात करते हैं, वही कुर्द बेसिकली ब्रिटेन के प्लांटेड है, जिन्हें बहुत दिनों से फंडिंग की जाती है और उनको आश्वासन दिया जाता है कि इस इलाके को तोड़ेंगे, टुकड़े करेंगे और फिर इन टुकड़ों में आपको एक अलग से राज्य दिया जाएगा, देश दिया जाएगा। इसके लिए यानी कि एक जो पक्ष है उसको ईरान हैंडल कर रहा है, जो एक टेररिस्ट ग्रुप था उसको ईरान हैंडल कर रहा था, एक को तुर्की हैंडल कर रहा है, एक को मिलकर जो बेसिकली ईरान का मिलिशिया या इराक का मिलिशिया या फिर मिलिशिया मतलब जो वो प्रॉक्सी कहते हैं जिसको, वो प्रॉक्सी जो है पूरी तरह से इजराइल की घेराबंदी। इस तमाम खेल में पूरा का पूरा एक जियोपॉलिटिक्स शामिल थी, पूरी दुनिया शामिल थी, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर शामिल था। और ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिसे लगभग पश्चिमी जगत ने मानना शुरू कर दिया है, यानी कि विक्टर ऑर्बन ने जो कहा है कि रूस को हराया नहीं जा सकता, ये बात व्लादिमीर पुतिन की भी आपको याद आ रही होगी। उसने कहा था कि ऐसी दुनिया का हम क्या करेंगे जिस दुनिया में रूस ना हो, यानी कि पश्चिमी जगत ने ये प्लान किया था कि रूस नहीं रहेगा और रूस ये कहता है कि अगर रूस को कुछ होता है तो दुनिया नहीं रहेगी। याद रखिएगा, बहुत सारे अभी युद्ध बंद नहीं हो रहे हैं, ये जो लोग हैं, चंद लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, वो दुनिया को अभी युद्ध में आगे बढ़ाएंगे। यानी मिस्टर प्राइम मिनिस्टर जो है वो अच्छी जो डील है वो रशिया से लेके आएंगे। कुछ दिन तक ये डील हमको चलती हुई नज़र आएगी, मगर ये सस्टेन कितने दिन करेगी इस पर आने वाले वक्त में ही जो है बात की जाएगी। हम तो अपनी तरफ से दुआ कर सकते हैं कि ये डील लंबी चले और भारत जो है एक ऐसी स्थिति में आए जब ये इस्लामी जगत जितना है वो भी रशिया की वजह से भारत के साथ जो है वो कंट्रोल में दिखाई दे और भारत के बढ़ते हुए कदमों को जो है वो उनको तस्लीम करना पड़े और व्यापार में भी आगे बढ़ना पड़े और चाइना के पैर भी ठटक जाएं। तो इससे एक मौका मिलेगा सचमुच हमें विकसित भारत की तरफ जाने का। तो आपका वो प्रोग्राम मुझ पे उधार है जिसमें हम जीडीपी की बात करते हैं, लार्जेस्ट जीडीपी की बात करते हैं, हम तीसरे, पाँचवें, चौथे नंबर की बात करते हैं। इस पर मेरी पूरी रिसर्च मुकम्मल हो चुकी है। ऐसी पोल खोलूँगा कि शायद ही फिर दोबारा अगर शर्मदार होंगे तो इस शब्द को ज़बान पर लाएंगे। नंगा करूँगा उस मामले पे, उसका मेरा वादा है, क्योंकि वो कितना बड़ा झूठ और फ्रॉड है उसे बताने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल मैं इस मुद्दे पर ही रहता हूँ। तो इस मुद्दे पर बात यह है कि फ़िलहाल स्थिति ये है कि जो गाज़ा में चल रहा है, भले ही हमास ने डील को थोड़ा एक्सेप्ट किया हो, भले ही इजराइल खुश हो कि वहाँ का विपक्ष खुश हो कि हम जो है इस डील को मान लेंगे, मगर ये बात वाज़ेह है कि जियोपॉलिटिक्स में जब तक यूक्रेन के घुटने नहीं टिकवाए जाएंगे तब तक इजराइल को नहीं छोड़ा जाएगा। और इजराइल में से चाहे नेतन्याहू नाटे या फिर चाहे हिजबुल्लाह मना करे या हमास मना करे, कोई ना कोई मामला उठता रहेगा। ये अभी लंबा चलता रहेगा, यानी अभी हम पीस के करीब नहीं पहुंच रहे हैं। ये ज़रूर है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो चुका है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में हमारे मिस्टर प्राइम मिनिस्टर क्या लेके आते हैं और उस पर कितने दिन टिके रहते हैं, ये देखने की बात होगी। मैं विरोध यहाँ नहीं करूँगा, क्योंकि हमारी देश की जो पॉलिसी है उसका प्राइम मिनिस्टर कौन है ये मायने नहीं, वो भारत का प्राइम मिनिस्टर है और भारत के हितों के लिए जो भी काम करेगा मैं उसका समर्थन करूँगा। फ़िलहाल इस प्रोग्राम में आपसे इजाज़त लूँगा। कल अगर मौका लगा तो वो पूरा खेल जो आपके लिए रिसर्च करके दिया है वो पोल खोलूँगा, जो बहुत ज़रूरी है। एक बहुत बड़े झूठ को और एक बहुत बड़े झूठे भारतीय मीडिया को आईना दिखाने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।